जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के। ये लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स। जो टॉपिक इसमें बचते हैं ना, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ एक्सेप्शन है हमारे संविधान के अंदर, वो क्या क्या हम देखेंगे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, उसको लेके क्या क्रिटिसिज्म्स है वो हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या बहुत सारे सिग्निफिकेंस वहाँ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो वो राइट्स जो आउटसाइड है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें क्या क्या आते हैं हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करते हैं ना फ्रेंड्स। इस वीडियो के बाद यानी फंडामेंटल राइट्स की ये 15वीं वीडियो है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर 15 है। पार्ट नंबर 12 तक आप अच्छे से देखिए, तब जाके पार्ट नंबर 15 आपको इजीली समझ आ जाएंगे ना। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में ये जो 5 टॉपिक है ना, इसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स पूरा ख़त्म हो जाते हैं ना। फिर आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद आगे जो कुछ चैप्टर जो है ना वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके वीडियो को शुरू करते हैं एक एक करके ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है आपके साथ वीडियो डिस्कस करना किसी भी टॉपिक को, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। हिस्ट्री को मैं कुछ दिन बाद यानी जो ये जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल है यानी इंडियन पॉलिटी के कुछ वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मैं हिस्ट्री भी शुरू कर दूंगा फ्रेंड्स। एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने शुरू कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं ना। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से सारे एनसीईआरटीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए। अगर आपको जीएस समझना है ना फ्रेंड्स, जीएस पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए लेट्स लर्न जीएस के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए यार, इससे क्या जाता है ना, मतलब वीडियोज़ बनाने में, वीडियोज़ अपलोड करने में, लैंग्वेजेस को समझने में बहुत मतलब मेहनत लगता है ना। इतना तो आप कर सकते हो कि है ना, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं एक एक करके। इससे पहले है ना फ्रेंड्स, सॉरी इसमें मैंने एक पॉइंट डालना मिस कर दिया फ्रेंड्स। ये जो है ना प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये जो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा आपको समझने में थोड़ा ट्रिकी है फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई आप अपने पास किताब को खोल के रखिए ना। ओरिजिनली जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, ये जो ओरिजिनली है ना फ्रेंड्स, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी ये अपने आप में क्या था, एक पहले जब इनका संविधान के संशोधन जब किया ना फ्रेंड्स, इससे पहले ये जो राइट टू प्रॉपर्टी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट था, जो किसके अंदर था, पार्ट नंबर 3 है ना, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और एक किस आर्टिकल के अंदर था, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ये आप याद रखिए। यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो पहले किसके अंदर था, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज एफ है ना, एंड आर्टिकल नंबर 31 पहले जब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये राइट टू प्रॉपर्टी है ना तब। अभी तो इसको रिपील की गई है ना, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, आपको आगे इजीली समझ आ जाएंगे ना। अब ये जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में है ना फ्रेंड्स, ये क्या गारंटेड करते हैं, एवरी सिटीजन को राइट टू एक्वायर कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं ना। यानी कि अपने प्रॉपर्टी को लेके हर कोई नागरिक क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज ना बेच सकते हैं। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था है ना, जब राइट टू प्रॉपर्टी अपने आप में क्या था, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 3 है ना। बट जो ये आर्टिकल नंबर 31 है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या था, और आर्टिकल नंबर 19 एंड 31, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल नंबर 31 ये दोनों गारंटीड करते थे ना। क्यों, क्योंकि पहले ये फंडामेंटल राइट्स थे। और आर्टिकल नंबर 31 क्या गारंटीड करते थे, पहले आपको एवरी पर्सन, चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न है ना, कि किसी का प्रॉपर्टी जो है ना वो डिराइव नहीं की जाएगी, ये पहले गारंटीड करते थे। अभी आप ये आर्टिकल नंबर 31 और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ नहीं है, इसको रिपील की गई है, वो हम नीचे देखेंगे ना फ्रेंड्स। इसका बोलने का क्या मतलब है कि ये जो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 जो है ना फ्रेंड्स, ये दोनों क्या गारंटीड करते थे, आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज एफ ये तो गारंटीड करते थे हर सिटीजन को एक्वायर करना, प्रॉपर्टी को होल्ड करना, डिस्पोज करना है ना। आर्टिकल 31 करते थे चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, किसी को भी अपने प्रॉपर्टी के लेके डिप्राइव नहीं की जाएगी ना।
और क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 और क्लोज 1 सब क्लोज एफ एंड आर्टिकल 31F कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, है ना, कि भाई कोई अगर लॉ बनाएंगे ना तब वो लॉ मतलब आपको कुछ कंडीशंस के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को लेगी, अदरवाइज कोई आपकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते थे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, स्टेट जो है ना, हमारा सरकार प्रॉपर्टी को 2 कंडीशन से हमारे प्रॉपर्टी को ले सकते थे। फर्स्ट क्या है, 2 कंडीशंस रखा, इसके लिए भी 2 कंडीशन थे। पहले जब फंडामेंटल राइट है ना, अगर सरकार को किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना है ना किसी हमारे प्रॉपर्टी को, तब जाके ले सकते थे। और जब जो सरकार ले रहे हैं ना हमारे से प्रॉपर्टी, उसको क्या देते हैं, कंपनसेशन देते थे ना, जो ओनर जो है ना प्रॉपर्टी का, उनको बराबर के कंपनसेशन देते थे। जैसे आपको कोई ज़मीन होगा पहले, है ना, जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट था। जैसे सरकार कोई ज़मीन का टुकड़ा ले रहा है तो उसके लिए बराबर सरकार को क्या देना है, कंपनसेशन देना है। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, संविधान को कमेंसमेंट होने के बाद ये जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा हमारे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को ले, है ना, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में, है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुआ हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। तो इसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, 4th, 7th, 25th, 39 एंड 42nd, है ना, ये सारे अमेंडमेंट्स होते हैं किसके लिए, हमें राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। क्यों, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, कन्फ्रंटेशन हो जाते हैं इस राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। अब इसमें क्या क्या किस चीज़ को लेके कन्फ्रंट हो जाते हैं ना, यानी कि टसल हो जाता है बिटवीन आवर पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। जैसे कि इसके बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स, जब ये जो बहुत सारे आपके अमेंडमेंट्स हुए तो आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31C को ऐड किया गया टाइम टू टाइम। और क्या हुआ ना फ्रेंड्स, टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉस फ्रॉम बीइंग चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट आए और हमारे फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रवेंशन के लिए बहुत सारे ये जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके अमेंडमेंट्स हुए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन हुए, जैसे कि 1st, 4th, 7th, 25th, 39, 40 एंड 42nd, है ना। तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स, और 3 आर्टिकल को हमारे संविधान के अंदर जोड़ दिया गया, 31A, 31B एंड 31C, फंडामेंटल राइट्स को हमें मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ना। और ये इन सारे जो है ना फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स में, इसमें क्या बोला गया कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू पे कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये जो सारे संविधान हुए ना फ्रेंड्स, संवैधानिक जो संशोधन हुए, इसमें क्या बोला गया, इन सारे लिटिगेशन का जो सेंटर था ना, कि भाई सरकार अगर कोई आपसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको क्या करना होगा, सरकार को बराबर आपको कंपनसेशन देना होगा। बट उसके बाद क्या होना फ्रेंड्स, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 आता है 1978 में ना, ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने तो क्या कर दिया, एबॉलिश खत्म कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को एज फंडामेंटल राइट। यानी कि आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है ना। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंदर थे, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F एंड आर्टिकल 31, जो पार्ट नंबर 3 में हमें देखने को मिलता था पहले, है ना। अभी इसको एबॉलिश की गई है राइट टू प्रॉपर्टी को, किसके थ्रू, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये आप याद रखिए, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब इसके जगह है ना फ्रेंड्स, राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ डाल दिया, आर्टिकल 300A, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है ना। अब इसको किस आर्टिकल में डाल दिया, आर्टिकल 300A, जो किस में आता है, पार्ट नंबर 12, और इन हेडिंग वहाँ पे क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। अब वहाँ पे है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 300A में क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, है ना, यानी कि एक्सेप्ट बाय द लॉ, है ना, बाय द लॉ के ही हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को ले जाएगी, अदरवाइज कोई भी पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते, है ना। इसका बोलने का क्या मतलब है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, अभी भी क्या है, एक लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो फंडामेंटल राइट्स के जो बाहर रखे राइट होते हैं ना फ्रेंड्स, राइट्स, उनको हम कहते हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, राइट टू प्रॉपर्टी इस टाइम हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है इस टाइम, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी इस टाइम क्या है, हमारा लीगल राइट है,
अब ये जो लीगल राइट इससे ये तो अलग है फंडामेंटल राइट से, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इसका फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई इट कैन बी रेगुलेटेड दैट इज कटेल्ड, एवरेज और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि आपके जो जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी को लेके सरकार हमारा कटेल कर सकते हैं, एवरेज कर ख़त्म कर सकते हैं, इवन कि मॉडिफाइड कर सकते हैं ना, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये पार्लियामेंट की ऑर्डिनरी लॉ से ये बन जाते हैं। अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी होता है ना फ्रेंड्स, तब जाके और कुछ होता है, बट ये अभी इस टाइम ये क्या है, हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। दैट्स वाई हमारा सरकार जो है ना फ्रेंड्स रेगुलेट कर सकते हैं, कटेल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और मॉडिफाइड कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी को विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान के जो संशोधन करते हैं ना, ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम क्या है, ये लीगल राइट है ना। और इसका सेकंड जो इम्प्लीकेशन है ना फ्रेंड्स, जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें सेकंड प्रोविजन क्या है हमारे संविधान में कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, उससे में हमें प्रोटेक्ट देते हैं हमारे प्रॉपर्टी को लेके, बट नॉट द लेजिस्लेटिव एक्शन, है ना। लेजिस्लेटिव एक्शन से अगर लेजिस्लेचर जो है ना फ्रेंड्स हमारे प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे ना तो ले सकते हैं, बट एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं ले सकते ना। ये है आपके सेकंड इम्प्लीकेशन। अगर किसी का जो है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट जब हमारा वायलेशन होता है तो कहाँ जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में, थ्रू आर्टिकल 32। अब इसमें है ना फ्रेंड्स जो इन केस ऑफ वायलेशन द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। यानी कि किसी का अगर फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है ना तो हम आर्टिकल 32 के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर इसमें है ना फ्रेंड्स राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ये अब फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना जो आर्टिकल 32 के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब अगर हमारा जैसे फंडामेंटल राइट ये क्या बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो हम हाई कोर्ट जाने की अभी भी ये अधिकार है हमारे पास। किस आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 226। यानी कि आर्टिकल 32 को लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं ना राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, बट हाई कोर्ट में अगर जाना चाहते हो ना तो आर्टिकल 226 के हिसाब से अभी भी ये कंटिन्यू है ना। अब पहले मैंने बोला था फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल था ना 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31, तब हमें क्या देते थे, गारंटी देते थे। अब इस टाइम वो गारंटीड नहीं है ना कि आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल सरकार आपसे मतलब किसी से ज़मीन ले रहा है तो गारंटीड नहीं देता है कि सरकार उसके कंपनसेशन दे या ना दे। पहले क्या थे, गारंटीड देते थे ना 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31 के हिसाब से। अब ये आपके इसके आज के टाइम पे क्या है, लीगल राइट है। जो लीगल राइट होने की वजह से ना फ्रेंड्स आप गारंटीड नहीं देते ना कि सरकार आपके प्रॉपर्टी जब ले रहा है उसका कंपनसेशन दे या ना दे। तो ये है फ्रेंड्स आपके 4 इम्प्लीकेशंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स जो पार्ट नंबर 3 में आते थे इसको एबॉलिश की गई है। फिर भी जो 2 प्रोविजंस ऐसे हैं ना फ्रेंड्स जो गारंटीड देते हैं कंपनसेशन देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या क्या प्रोविजंस है वो हम नीचे देखेंगे। जैसे मैंने बोला था फ्रेंड्स राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से एबॉलिश की गई है, ख़त्म की गई है ना। फिर भी जो है ना फ्रेंड्स 2 प्रोविजंस हमें पार्ट 3 में ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमें गारंटीड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला प्रोविज़न क्या है कि भाई अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कोई प्रॉपर्टी होगा ना फ्रेंड्स, वो अगर सरकार ले रही ना तो वहाँ पे सरकार को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा ना। ये आपका फर्स्ट प्रोविज़न यहाँ पे लिखा भी है, आप एक बार टेक्स्ट को पढ़िए। द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर पार्ट 3 हैज़ बीन एबॉलिश्ड, है ना, ख़त्म की गई है। बट द पार्ट 3 स्टिल कैरीज 2 प्रोविजन विच प्रोवाइड फॉर द गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। यानी कि सरकार हमसे अगर कोई इस प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, इसके अंदर फिर भी 2 प्रोविजन है। वो क्या क्या है कि कहीं पे कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, वो आर्टिकल 30 में मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ फंडामेंटल राइट किसी भी चैप्टर के ना आपको पहले के वीडियोस देखना चाहिए ना, वरना आप बीच में ऐसे कूद पड़ेंगे फिर कहाँ समझ आएंगे ना कि फंडामेंटल। जैसे यहाँ लिखा है अगर कोई स्टेट जो है ना माइनॉरिटी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई प्रॉपर्टी होगा, अगर सरकार वो लेना चाहेंगे ना तो ले सकते हैं, बट सरकार को बदले में क्या देना है, कंपनसेशन देना है। तो ये बोलने का क्या मतलब है, जो पहले के वीडियोस हैं ना वो आपको अच्छे से देखना चाहिए ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, when the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory
सीलिंग लिमिट्स, यानी जो आर्टिकल नंबर 31A में है वो, इसके बोलने का क्या मतलब है, अगर सरकार किसी का ज़मीन ले रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का ज़मीन होगा, अगर वो ज़मीन उसके पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, जैसे हम खेत बोलते हैं ना जिसको, फील्ड, किसी का फील्ड होगा, अगर सरकार हो किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, अगर अपना कुछ सरकारी बिल्डिंग्स खड़ा करना हो, रोड्स रेलवे बनाने के लिए ना, अगर लेना चाहेंगे ना, बट वो किसी का पर्सनल कल्टीवेशन का लैंड होगा ना, तो सरकार ले सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, विद इन द स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट्स। अब क्या हुआ ना फ्रेंड, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत कुछ लोग ऐसे थे ना जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, सरकार ने क्या किया, सबको गरीबों को ज़मीन बांट दिया ना, तो अपना एक कुछ सरकार ने ये रखा कि स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट्स, कि भाई आपके पास इतना ज़मीन होना चाहिए, अगर उससे बाहर होगा ना वो तो लेंगे ही सरकार, है ना। अगर स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट से अंदर होगा और वो अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए होगा ना, तो सरकार ले सकते हैं, बट बदले में सरकार को क्या देने हैं, कंपनसेशन देने। ये है हमारे आर्टिकल नंबर 31A, ये आप याद रखिए। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, किसी का कोई खेत या ज़मीन होगा, अब वो अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए होगा ना, कोई उसमें दान का खेत होगा, कोई है ना, किसी बहुत सारे टाइप के फील्ड हमें देखने को मिलते हैं। अब वो किसी का पर्सनल फील्ड होगा ना, सरकार ले सकते हैं, मगर वो क्या होना चाहिए, आपके विद इन द स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट्स, है ना। इसके बोलने का क्या मतलब है कि भाई ज़मीन सरकार के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, कि भाई आपके पास इतना ज़मीन होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो तो लेंगे ही, है ना। मगर जो आपके अगर पर्सनल कल्टीवेशन के अपना ज़मीन है, वो आते हैं स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर ही, है ना, विद इन द स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट्स, तो सरकार आपको बदले में क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। ये है आर्टिकल नंबर 31A, ये आप समझ सकते हो। जो हमारा जो फर्स्ट प्रोविज़न है ना फ्रेंड्स, कि सरकार हमें किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर्टी को ले रहा है, तो सरकार को कंपनसेशन देने हैं आर्टिकल नंबर 30 के हिसाब से। ये जोड़ा था फ्रेंड्स हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और ये जो सेकंड प्रोविज़न है फ्रेंड्स, किसी का एक पर्सनल कल्टीवेशन वाला लैंड होगा और ये स्टेचुटरी सेलिंग लिमिट्स के अंदर होगा, आर्टिकल नंबर 31A, है ना, होगा ना फ्रेंड्स। इसको जोड़ा था हमारे 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964, ये आप याद रखिए। यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964, है ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी का, है ना। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके एक्सेप्शंस टू राइट टू फंडामेंटल राइट्स, है ना। अब फंडामेंटल राइट्स के कुछ एक्सेप्शंस वो हम देखेंगे क्या क्या हुए हैं ना। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। जो फर्स्ट एक्सेप्शन है ना फ्रेंड्स, ये है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा, है ना। अब इसमें क्या क्या कानून को लेके कुछ फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। जब एस्टेट्स होता है ना फ्रेंड, जो बड़े बड़े ज़मीन जिनके पास होते हैं, उसको लेके सरकार कुछ कानून बना रहा है ना, उससे फंडामेंटल राइट, है ना, इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे क्या क्या है। यानी कि जैसे सरकार कोई कानून लेके आ रहा है, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 हुआ था, उससे पहले क्या था ना फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के साथ, है ना, उनके पास बहुत ही ज़मीन हुआ करते थे। अब सरकार क्या चाहते थे, सारे गरीबों को मतलब ज़मीन बांट दे और हर कोई क्या हो, ज़मीन के लिहाज से इक्वल हो, है ना। अब सरकार, है ना फ्रेंड्स, ज़मीन तो लेना है, वो बड़े बड़े एस्टेट्स होते हैं ना उनसे। अब उसके लिए क्या क्या हमारे तब जाके कुछ ऐसे भी नियम कानून सरकार लेके आ रहे थे, उसको लेके क्या क्या है ये हम देखेंगे। यानी कि ऐसे भी कानून होंगे जो एस्टेट्स है ना, वो मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता था, है ना, या वो मानने के लिए तैयारी नहीं होते थे। तब जाके बट देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स, गरीबों को ज़मीन बांटना था, है ना। तब जाके क्या क्या कानून आए थे ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। अब उनको लगता था ना कि जो एस्टेट्स हैं उनको बराबरी नहीं होता था, तो इसको लेके हमारे क्या क्या है संविधान के अंदर ये हम देखेंगे। जो आर्टिकल नंबर 31A है ना फ्रेंड्स, ये सेव करते हैं, बजाते हैं 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, 5 कैटेगरी के कानून, है ना, नियम कानून, जो सुप्रीम यानी चैलेंज नहीं कर सकते हम किसी भी कोर्ट में, है ना। अब ये जो आर्टिकल नंबर 31A है ना फ्रेंड्स, 5 कैटेगरी ऑफ कानून ऐसे हैं, नियम कानून, जो किसी भी कोर्ट में चैलेंज करने से रोकते हैं। और ये
रोकने का क्या मतलब हो, ये फंडामेंटल राइट्स रोकते हैं। और ये आर्टिकल आते हैं आर्टिकल नंबर 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी बोलने का क्या मतलब है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 31A है ना फ्रेंड्स, ये 5 कैटेगरी यानी 5 कैटेगरीज ऑफ नियम कानून को रोकते हैं। अगर किसी ये जो ना फंडामेंटल राइट जो है ना उसका वायलेट हो रहा है, तो अगर ये किस आर्टिकल में होगा, आर्टिकल नंबर 14 जो इक्वलिटी वो बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, एंड आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पीच असेंबली एंड मूवमेंट है ना, मूवमेंट एक्स्ट्रा। यानी कि जो ये आर्टिकल नंबर 31A है ना फ्रेंड्स, ये कितने तरीके के लॉज को कोर्ट में चैलेंज करने से रोकते हैं, 5 कैटेगरी ऑफ लॉज को है ना। अगर ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ है ना आर्टिकल नंबर 14 में आता होगा और आर्टिकल नंबर 19 में आता होगा ना, तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 31A इसको क्या करते हैं, कोर्ट में जाने से रोकते हैं। अदरवाइज आर्टिकल नंबर 14 तो फंडामेंटल राइट है, अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 तो फंडामेंटल राइट है, किसी का वायलेट हो रहा है तो कोर्ट में जा सकते हैं ना। मगर ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 13 जब आया ना फ्रेंड्स, 31A सॉरी, आर्टिकल नंबर 31A ने क्या किया, आर्टिकल नंबर 14 और 19 में जो कुछ 5 कैटेगरीज ऑफ राइट्स है ना, यहाँ हम देखेंगे क्या क्या है ना को वायलेट हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो कोर्ट में जाने से रोकते हैं ना। अब ये क्या था ना फ्रेंड्स, जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करने थे हमारे सरकार को, और ये ज़रूरी भी था ना, लैंड रिफॉर्म्स करने थे, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंक्लूड फॉलोइंग है ना। बहुत सारे क्या होते थे जब अंग्रेज़ी रूल था ना फ्रेंड्स भारत के अंदर, तो क्या था कि बहुत ऐसे लोग थे जिसके पास बहुत ही ज़मीन थे ना, सरकार को लैंड रिफॉर्म्स करने थे, इंडस्ट्री थे कुछ लोगों के पास थे, और कॉमर्स कुछ लोगों के पास थे। इसको लेके ना फ्रेंड्स जो हमारे आर्टिकल 31A के क्या कह रहा है, अगर वो आर्टिकल नंबर 14 और 19 को लेके वायलेट हो रहे हैं ना, तो कोर्ट में जाने से रोकते हैं। वो क्या क्या है, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट्स है ना। एस्टेट जो बड़े बड़े ज़मीन होते हैं ना फ्रेंड्स, वो अगर सरकार एक्वायर कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इस चीज़ को रोकते हैं। सेकंड क्या है कि टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय द स्टेट, यानी कि जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी ये मैनेजमेंट होता था ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी रोकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब अंग्रेज़ी का रूल था ना यहाँ पे, तो कुछ लोगों के पास ही मैनेजमेंट थे, सरकार को इस चीज़ को भी सबको इक्वल करना था। बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थे, उन सबको एक किया है ना, अदरवाइज कुछ लोगों के पास ही थे। और मॉडिफाई किया किसको, डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशंस को है ना। अदरवाइज क्या था ना फ्रेंड्स, पहले जब अंग्रेज़ी का रूल था तो क्या थे, कुछ लोगों के पास ही थे। क्यों? जो अंग्रेज़ी रूल जो ब्रिटिशर्स के साथ थे ना फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, उन्हीं के पास थे। अब सरकार को क्या था ना करना था, देश आज़ाद हो गया तो इसको मॉडिफाई तो करना ही था है ना। और माइनिंग जो लीज होता है ना, उसको भी मॉडिफाई किया। क्योंकि सरकार ये किसके बने हुए थे, ये अंग्रेज़ी रूल के हिसाब से थे। तो इन चीज़ों को था ना फ्रेंड्स, और ये जो 5 राइट्स है ना, इसके हिसाब से आर्टिकल नंबर 31A क्या है, कोर्ट में जाने से रोकते हैं ना। और ये आर्टिकल नंबर 31A में क्या है ना फ्रेंड्स, डज नॉट इम्यूनाइज ए स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज़ बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड हैज़ रिसीव हिज एसेंट। इसका बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, कि अब जुडिशरी जो है ना फ्रेंड्स, हो मतलब जुडिशरी के अपने आप में भी बहुत ताकत है ना फ्रेंड्स हमारे कोर्ट्स के पास। तो कोर्ट भी है ना फ्रेंड्स इस चीज़ को लेके अपने मतलब आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जब तक के लिए वो प्रेसिडेंट का साइन नहीं पड़ेगा ना, तब तक के लिए कोर्ट भी अपना जो है ना फ्रेंड्स जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। देट मीन जो आर्टिकल नंबर 31A है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 31A स्टेट को जो है यानी सरकार को इम्यूनाइज कर सकते हैं जब तक हो जो ये जो है ना, तब तक जब तक हमारे प्रेसिडेंट का साइन नहीं पड़ेंगे। यानी कि आर्टिकल नंबर 31 में जुडिशियल रिव्यू में अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल है ना। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड, अब ये जो आर्टिकल है ना आर्टिकल नंबर 31, ये फिर भी क्या प्रोवाइड करते हैं, पे एंड कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू। अगर जैसे मैंने आपको बोला स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स, अगर किसी का स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर ही कोई ज़मीन का होगा ना, ज़मीन अगर वो सरकार लेना चाह रहे हैं किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा, आर्टिकल 31 के हिसाब 1A के हिसाब से सरकार फिर भी हमें क्या देते हैं, पे एंड कंपनसेशन। किसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में इसका क्या वैल्यू है उसके हिसाब से फिर भी हमें क्या देते हैं। अगर उसका ज़मीन किसके अंदर होगा,
विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स होगा ना, तब जाके सरकार हमें पे करते हैं ना। ये है फ्रेंड्स आपके आर्टिकल नंबर 31A। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, है ना। एस्टेट्स को लेके क्या क्या कुछ बहुत सारे सरकार ने हमें बहुत सारे कानून नियम कानून बनाए, उसको लेके ये चीज़ें बचाते हैं। ये है आपके फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी एक्सेप्शन क्या है कि भाई आर्टिकल नंबर 31A के हिसाब से आर्टिकल जो 14 और 19 में जो नियम कानून बना रहे हैं ना, तब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये सेव करते हैं लॉस कुछ, यही एक्सेप्शन है आपके फंडामेंटल राइट। सेकेंड क्या है ना फ्रेंड्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। क्या क्या वैलिडेशन है, कुछ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बनाए होगा है ना, अब उसको लेके क्या क्या वैलिडेशन है हम देखेंगे। आर्टिकल नंबर 31B जो है ना फ्रेंड्स, सेव करके रखते हैं कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को, जो किसके अंडर डाल दिया, 9th शेड्यूल में ना। इसको लेके फिर से मतलब टसल होता है ना। और ये जो 9th शेड्यूल में जिसको डाला ना फ्रेंड्स, ये हम कोर्ट में किसी भी टाइप के चैलेंज या कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे 9th शेड्यूल में सरकार ने कुछ डाल दिया, उसको लेके किसी भी टाइप के हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसका बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 31A है ना, उससे कहीं गुना यानी वाइडर स्कोप है किसका, आर्टिकल नंबर 31B का। इसको लेके आगे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 31B इम्यूनाइजेस एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम ऑल द फंडामेंटल राइट्स वेदर और नॉट द लॉ फॉल्स अंडर एनी ऑफ द 5 कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल नंबर 31A। अब क्या है ना फ्रेंड्स, क्या हुआ, इसको लेकर टसल क्या हुआ, देखिए आर्टिकल नंबर 31 है ना, हम किसी भी, मैंने आपके साथ बोला कि हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 31B में वो सारे कानून जो अगर फंडामेंटल राइट अगर उसमें डाल दिया ना, तो किसी भी टाइप के हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो हो गया ना टसल कि भाई कुछ भी उठा के डालेंगे ना। अगर वो 5 कैटेगरी जो आपके आर्टिकल नंबर 31A के जो 5 कैटेगरीज बोला ना, अगर वो फॉल उसके अंदर फॉल नहीं होता था, यानी कि जो आपके जो मैंने 5 आर्टिकल नंबर 31A में जो डिस्कस किया ना, अगर उसके अंदर नहीं भी आता होगा ना, फिर भी अगर सरकार चाहेंगे ना, अगर आर्टिकल नंबर 31B में 9th शेड्यूल में डालना चाहेंगे ना फ्रेंड्स, तब जाके हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ भी उठा के फिर ये तो हो गया ना, मतलब टसल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या टसल होता है ना फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक जजमेंट आते हैं IR सेल्यूकोस केस 2007 यानी 2007 में एक जजमेंट आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो है IR सेल्यूको केस है ना। इसमें क्या कहता है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल है ना। सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या बोल रहा है कि भाई आप ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं कर सकते, आप कुछ भी डाल देते हो आर्टिकल 9th शेड्यूल के अंदर, कि अगर आपने 9th शेड्यूल के अंदर कुछ भी डालेंगे ना, उसके ऊपर भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। ऊपर मैंने क्या बोला था आपके साथ कि आर्टिकल नंबर 31B के अंदर अगर वो फंडामेंटल राइट्स भी होगा ना फ्रेंड्स, अगर सरकार उसमें डाल देते हैं ना, तो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट ये जो केस आया ना IR सेल्यूको केस 2007 में, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि भाई अगर आपने 9th शेड्यूल में किसी भी लॉ को आप बना रहे हो ना, नियम कानून को बना रहे हो, उसके ऊपर भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। यानी कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी हम नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स जो 9th शेड्यूल है ना फ्रेंड्स, इसको लेके क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आर्टिकल ये जो 9th शेड्यूल में आप कुछ भी नियम कानून लेके आ रहे हो ना, उसके लिए भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब हुआ, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम पुटिंग ए लॉ अंडर द 9th शेड्यूल है ना, कि भाई जो बेसिक फीचर्स है ना, बेसिक फीचर क्या क्या है, जो केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक फीचर्स में को लेके अपने आप में एक चैप्टर है फ्रेंड्स, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यानी बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, कोई बेसिक फीचर्स होगा, बेसिक फीचर्स तो वायलेट नहीं कर सकते ना, और अमेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपने अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उसका तो जुडिशियल रिव्यू होगा। ये बोला था हमारे IR सेल्यूको केस 2007 हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ना। अब IR सेल्यूको केस 2007 क्या है ना फ्रेंड्स, केस हो जाए स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, स्टेट ऑफ तमिलनाडु को ले और IR सेल्यूको केस को लेके 2007 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक जजमेंट आते हैं, और इस जजमेंट में बोलते हैं कि भाई अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर आपने अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया ना,
तो उसको लेके जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। मगर जो आर्टिकल नंबर 31B क्या बोल रहा है कि भाई आप 9 शेड्यूल में कुछ भी डाल रहे हो ना, इवन कि वो फंडामेंटल राइट्स भी क्यों ना हो, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बट ये जो केस आते हैं ना फ्रेंड्स, इस केस के बाद क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को डाल दिया ना तो कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए ना। अगर ये जो है ना फ्रेंड्स, बट ये जो 9 शेड्यूल में इट सेड दैट द लॉज प्लेस अंडर 9 शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 are open to challenge in any court if they are violated fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19, 20, 21 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो भी नियम कानून आपने डाला है 9 शेड्यूल के अंदर 24 अप्रैल 1973 के बाद, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद आपने जो भी नियम कानून, यानी वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर होगा हमारे संविधान का, आर्टिकल किसको लेके 14 को लेके, 15 को लेके, 19 को लेके एंड 21 को लेके, अगर इन सारे आर्टिकल में कोई बेसिक स्ट्रक्चर आपने डाल दिया किसके अंदर 9 शेड्यूल में, है ना, तो कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। बट आर्टिकल 31 क्या बोल रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं कर सकते, है ना। हो गया ना टसल। यानी कि जो अप्रैल 24, 1973 में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी बेसिक फीचर जिसको भी बोलते हैं, जो एक लैंडमार्क वर्डिक्ट होता है केशवानंद भारती केस का, है ना। जो केशवानंद भारती केस के बाद हमारे बेसिक स्ट्रक्चर बनते हैं ना। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, अगर 9 शेड्यूल में अगर सरकार कुछ भी डालना चाहेंगे तो आर्टिकल 31 के हिसाब से क्या बोल रहा है कि भाई अगर वो फंडामेंटल राइट्स 9 शेड्यूल फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स भी होगा ना तो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट ये जो केस है ना IR सेलो केस 2007 में, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई अगर आपने 9 शेड्यूल के अंदर हमारे संविधान की कोई बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक जो मूल हो ना, मूल अधिकार यानी मूल है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया ना, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। जो नियम कानून बना है 24 अप्रैल 1973 के बाद, किन किन आर्टिकल को लेके 14, 15, 19 एंड 21, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना और आपने डाल दिया 9 शेड्यूल के अंदर, तो ये क्या होगा, बराबर कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। ये है आपके आर्टिकल नंबर 31B को लेके कुछ इन्फॉर्मेशंस। अब ओरिजिनली 1951 में ना फ्रेंड्स 9 शेड्यूल के अंदर कितने एक्ट्स थे, 13 एक्ट्स, और बाद में जब 2017 होते होते आप देखिए 282, यानी कि 282 एक्ट्स को डाल दिया 9 शेड्यूल के अंदर। ऑफ दिस एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डील विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, है ना। जमींदारी सिस्टम को लेके बहुत कुछ है ना, लैंड रिफॉर्म्स को लेके डाल दिया या आपके 9 शेड्यूल को अंदर। एंड द पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर्स, जो पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स अदर मैटर्स को भी डाल दिया किसके अंदर, हमारे 9 शेड्यूल के अंदर। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 31B का कि भाई कुछ नियम कानून एक्ट्स एंड रेगुलेशन होगा जो अगर 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया ना, वो कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते और कोर्ट उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो कॉन्ट्रवेंशन होगा एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर इसका किसी का उल्लंघन होता होगा ना फ्रेंड्स, तो वो नहीं कर सकते हैं। क्यों, किसके हिसाब से, आर्टिकल 31B ये बोल रहा है हमारे 9 शेड्यूल के जो एक्ट्स है ना। बट ये जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल 31B, इसको लेके क्या हुआ, टसल हुआ। टसल बोल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है IR सेलो केस के हिसाब से कि भाई अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को भी इसमें डाल दिया ना 9 शेड्यूल के अंदर, तो जुडिशियल रिव्यू होगा इसको लेके ना। दैट्स वाई आर्टिकल 31 अपने आप में एक आप खुद दे समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 31, यानी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, किन किन चीज़ को लेके वैलिडेशन है, किन किन चीज़ को लेके वैलिडेशन नहीं है, ये आप समझ सकते हो ना। इसके बाद जो लास्ट है ना फ्रेंड्स, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना। अब किन किन नियम कानून को लेके नियम कानून को सेव करके रखते हैं जो इफेक्ट होते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें ये जो है ना फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर आते हैं, आर्टिकल नंबर 31C, ये इंसर्ट हुआ था हमारे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, आर्टिकल नंबर 31C। इसके 2 मेन प्रोविजंस हैं। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, अगर सरकार को नो लॉ दैट सिक्स टू इम्प्लीमेंट, अगर सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके कुछ नियम कानून बनाना होगा ना फ्रेंड्स, जो सोशलिस्टिक
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होगा। अब ये सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या होता है, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C। तो ये आप किसी भी टाइप के कोड में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इवन कि अगर वो इफेक्ट होता होगा किसको, आर्टिकल नंबर 14 जो हमारे फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल नंबर 19 जो हमारा अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पीच, असेंबली एंड मूवमेंट। यानी कि बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 31C के हिसाब से बोल रहा है कि अगर सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, उस चीज़ को लेके अगर सरकार कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, जो है आर्टिकल नंबर 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 39C डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसको लेके कुछ नियम कानून बना रहे हैं ना, तो हम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं अगर वो आर्टिकल 14 को इफेक्ट होता होगा और आर्टिकल 19 को इफेक्ट होता होगा है ना। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 31C के पहला प्रोविजन। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स कि भाई जुडिशियल रिव्यू, जैसे आर्टिकल नंबर 31C को लेके सरकार कुछ नियम कानून डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो हम मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेके फिर से टसल हो गया है ना फ्रेंड्स। टसल क्या होते हैं कि भाई आप कुछ भी बना के लेके आएंगे ना तो ये इफेक्ट हो सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके। बट ये जो सेकंड प्रोविजन बोल रहा है, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट इज डस नॉट गिव इफेक्ट टू सच ए पॉलिसी। यानी कि भाई जो इसमें जुडिशियल रिव्यू को वो लेके बोल रहा है कि भाई अगर सरकार 31C के हिसाब से कुछ नियम कानून बना रहा है ना, तो अगर वो किसी इफेक्ट कर रहा होगा आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो ये जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो तब क्या हुआ ना फ्रेंड्स, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, जो सेकंड वाला जो प्रोविजन है ना कि भाई आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड करा दिया ना, कि भाई आप कुछ भी जैसे कि कुछ नियम कानून बना रहे हैं किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 31C को लेके ना, तो क्या बोला ना फ्रेंड्स, अगर सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो आर्टिकल नंबर 39B और 39C में आ रहा है फॉर एग्जांपल है ना, तो सरकार बोल रहे अगर वो इफेक्ट हो रहा होगा ना किसको लेके, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। बट जब ये केशवानंद भारती केस 1973 है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला, इस सेकंड प्रोविजन को इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है ना। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या हमारा बेसिक फीचर है। इसके बाद क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जो प्रोविजन नंबर फर्स्ट है ना, जो नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B और C शैल बी वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। यानी कि जो इसका आर्टिकल 31C का जो पहला प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड माना गया। बट जो आपके सेकंड जो प्रोविजन है ना आर्टिकल 31C के, जो कि भाई किसी नियम कानून को डिक्लेयर कर रहा है बट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो इसको कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आप समझ सकते हो। बट ये जो फर्स्ट वाला प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, कि अगर सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है और किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल नंबर 39B एंड C को अगर वो इफेक्ट होता होगा आर्टिकल नंबर 14 और 19 को है ना, तो इस चीज़ को तो कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। बट वो मतलब हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। जैसे सरकार कुछ नियम कानून बना रहा है, इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को। नियम कानून बना रहे हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्रोविजन को कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड। बट ये जो सेकंड प्रोविजन है ना फ्रेंड्स, इसको इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये आप समझ सकते हो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में। इसने जो है ना फ्रेंड्स, जो हमारे जो आर्टिकल नंबर 31C को लेके एक्सटेंड किया। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, एक्सटेंड क्या किया कि आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसमें फर्स्ट प्रोविजन क्या था, अगर सरकार आर्टिकल नंबर 39B यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और आर्टिकल नंबर 39C जो अपने आप में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, उसको लेके कुछ नियम कानून बना रहे हैं ना, तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
बट ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना फ्रेंड्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसने तो एक्सटेंड कर दिया है ना। अब ये इमरजेंसी के टाइम थे। इसमें क्या बोला ना फ्रेंड्स, इस अमेंडमेंट में अगर हम डायरेक्टिव किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना तो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना फ्रेंड्स, बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट और एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट मियरली इन आर्टिकल नंबर 39B एंड C। यानी कि अगर पहले क्या बोला था फर्स्ट प्रोविजन में कि भाई 39B और C को लेके नियम कानून हो, हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि भाई किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेके कुछ सरकार नियम कानून बना रहे हैं ना तो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं होगा। बट यह ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। किस केस के अंदर, मिनर्वा मिल केस के अंदर। आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट को लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना। तो इसके बाद है फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे संविधान को लेके क्या क्या क्रिटिसाइज हुआ वो आप खुद मतलब रीड कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। जैसे हुआ एक्सेसिव लिमिटेशंस, कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं इन्यूमरेबल एक्सेप्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, क्वालिफिकेशंस है, एक्सप्लेनेशंस है, ये एक क्रिटिसिज्म हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ पे जसपत रॉय कपूर जी क्या बोल रहे हैं, चैप्टर डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट शुड बी रीनेम्ड एज। जसपत रॉय कपूर बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल क्या है, राइट्स लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन थ्योरी। यानी कि जसपत रॉय कपूर जी बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये एक क्रिटिसिज्म है। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, कि भाई खाली हमारे संविधान में पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिलते हैं, हमारे सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं हैं। जैसे कि आपकी सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। नो क्लियरिटी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्लियर नहीं है, वर्क है, इनडेफिनेट है, एम्बिगस है ना। तो आप ये चीज़ें खुद समझते हैं। कुछ क्या बोलते हैं ना फ्रेंड्स, इट इज़ एलिज्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय लॉयर्स और फॉर द लॉयर्स। यानी कि अब जब हमारे संविधान बना रहा था ना फ्रेंड्स, बहुत सारे क्या थे, लॉयर्स थे। अब लॉयर्स के लिए है और लॉयर्स के लिए और लॉयर्स का ही है ना, यानी कि लॉयर्स नहीं बनाया, लॉयर्स के लिए। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जैसे कि सर एवर जेनिंग्स बोल रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पैराडाइज फॉर लॉयर्स, वकीलों के लिए ना। तो ये एक क्रिटिसाइज बोल रहा है। नो परमानेंसी, कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म किया, एबॉलिश किया 1978 में। कुछ लोग बोलते हैं परमानेंट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कि सस्पेंशन होता है इमरजेंसी के टाइम। जैसे आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 एक्सेप्ट 2 आर्टिकल से जो इमरजेंसी के टाइम भी एक्टिव रहते हैं ना। बट कुछ लोग क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होना चाहिए, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग इमरजेंसी है ना, ये क्रिटिसाइज है। कुछ लोग बोलते हैं ये एक्सपेंसिव रेमेडी है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने है ना। कुछ लोग इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ना फ्रेंड्स, वो जो कोई फीचर में आकर कुछ गलती करे उससे पहले उसको डिटेंशन करते हैं ना, डिटेन करते हैं, उसको लेके कुछ लोग आपके लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारे संविधान फंडामेंटल राइट्स को लेके। कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंड्स नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, यानी कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपके कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो अपने आप में आप खुद रेड कर सकते हो ना 1-2 बार, फिर आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इस चीज़ को मैं खुद ऐसे छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, आप खुद पढ़िए ना। अब इसके बाद है फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप देखिए। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री का ये बेड रॉक है ना, ये आप समझ सकते हो। फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट है, ये बेड रॉक है हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। अब ये सेकंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स का, मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, यानी किसी का मटेरियल एंड मोरल चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके बहुत ही ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री को मेंटेन करने के लिए है हमारे फंडामेंटल राइट्स, एस्टेब्लिश करने के लिए। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे थ्रू फंडामेंटल राइट्स। ये जो हमने ना फ्रेंड्स पिछले वीडियोज़ में सारों को एक एक करके डिस्कस किया, उसी का सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं ना। सेक्युलर फैब्रिक को है ना फ्रेंड्स, जो देश के अंदर सेक्युलर है उसको मतलब ये
स्ट्रेंथ करके रखते हैं। जो हमारा एब्सोल्यूटनेस है ना, पावर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट का, उसको मतलब चेक करके रखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करके रखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। इंश्योर करता है डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंसान की डिग्निटी और रेस्पेक्ट को लेके। लोगों को पार्टिसिपेशन देते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ सिग्निफिकेंस। इसके बाद आज का जो फंडामेंटल का राइट्स का लास्ट टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है राइट्स आउटसाइड पार्ट नंबर 3। क्या क्या राइट्स है जो फंडामेंटल राइट्स के बाहर हैं। जो पार्ट नंबर 3 है ना फ्रेंड्स, इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और वो राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बाहर है ना, उनको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स, और इनको कहते हैं हम नॉन फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या क्या है, किसी को भी है ना टैक्स लेविड नहीं कर सकते हैं और कलेक्ट नहीं करते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कुछ नियम कानून के हिसाब से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ना। ये है आर्टिकल नंबर 265 और पार्ट नंबर 12 है ना, यानी कि एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ के बगैर किसी को भी टैक्स कलेक्ट हम करने की ये नहीं है। यह है आर्टिकल नंबर 265 में। किसी को भी अपने प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं की जाएगी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 300 AN पार्ट नंबर 12 है ना। यह है आपके कुछ आउटसाइड फंडामेंटल राइट्स। ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हो, ये आर्टिकल नंबर 301 पार्ट नंबर 13 में। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स। क्या क्या है, टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये है आपके आर्टिकल नंबर 265। और किसी को अपने प्रॉपर्टी से डिराइव नहीं की जाएगी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, है ना। और सेव की जाती है हमारे अथॉरिटी ऑफ लॉ, है ना। ये है आर्टिकल नंबर 300 है। एंड ट्रेड कर सकते हैं हमारे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल नंबर 301 आर्टिकल 13 है ना। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना फ्रेंड्स, अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो हम ये जस्टिसेबल इन नेचर है, यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं ना। बट ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स है ना फ्रेंड्स, ये हम एग्रीड पर्सन कैन नॉट अवेल दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना, यानी कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ही कैन मूव द हाई कोर्ट बाय एन ऑर्डिनरी सूट और अंडर आर्टिकल 226 रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि किसी का हो रहा है ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, इसके लिए भी अपने आप में क्या है फंडामेंटल, ये आप कोर्ट में जा सकते हो, मगर किस कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना, ऑर्डिनरी सूट के अंदर आर्टिकल 226 के हिसाब से। तो ये है फ्रेंड्स आज के फंडामेंटल राइट्स के एंड। उसके बाद है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके लिए और एक मैं पूरा MCQ टाइप लेके आऊँगा फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।